हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसमें से आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है गॉस के अनुप्रयोग। जो गॉस के नियम है उसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले हम लोग चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हमको गॉस के अनुप्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा बेटा, आवेश घनत्व। ये आप हेडिंग बनाएंगे चार्ज डेंसिटी मीन्स आवेश घनत्व। घनत्व तो आप सब लोग पहले से जानते हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे द्रव्यमान घनत्व, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। ये आप समझ पा रहे होंगे कि V आयतन में m द्रव्यमान है, तो पूरे द्रव्यमान को पूरे आयतन से भाग किया गया है। इसको आप कह सकते हो प्रति एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होगा वस्तु का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान घनत्व बोलेंगे, या फिर घनत्व बोल देते थे, रो से लिख देते थे। सेम चीज हम लोग को करना है आवेश के साथ। बात समझ में आ रही? अब आवेश लंबाई पर भी वितरित हो सकता है, जैसे कोई तार है ऐसे, अब इस पर अगर आवेश वितरित है, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रति लंबाई पर कितना आवेश है, तो इसलिए उसको रैखिक घनत्व बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई सीट है बेटा, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो प्रति क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित है, ऐसे परिभाषित करते हैं इसको। इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। मान लीजिए कोई 3D बॉडी है, जैसे घन हो गया, गोला हो गया, इस टाइप से, तो उस पर कितना आवेश वितरित है, तो उसके आयतन में आवेश वितरित होगा बेटा, तो आयतन के हिसाब से हम लोग परिभाषित करेंगे, क्या बोल देंगे, बोलेंगे कि प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित है। अगर इसका आयतन V है तो V आयतन में मान लो Q आवेश वितरित है, तो एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित होगा, यही निकालना होगा। तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, एक से तो गुणा करवा ही सकते हैं, एकांक आयतन को रोकना, तो एकांक आयतन में Q, V गुणे इधर आएगा भाग में, Q बटे V इतना आवेश वितरित होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश घनत्व को, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक एक करके हेडिंग बनाइए और पढ़ते चलिए। सबसे पहले आप लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि क्या होता है। सपोज करिएगा बेटा, आपके पास कोई एक तार है या फिर वलय है, इस टाइप से, ऐसा, ओके। और इस तार की जो लंबाई है बेटा, हम मान लेंगे कि L है। कितना है, L। और इस पर एक समान रूप से मान लीजिए आवेश वितरित है, और उस आवेश की जो वैल्यू है बेटा, हम मान लेंगे कि इसको आपने प्लस Q आवेश दिया था। कुल मिला के कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश, जो कि L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। बात समझ में आ रही है? अब परिभाषा क्या होती है बेटा, तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में, क्या, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। आवेश को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे लिख लेना बेटा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, याद रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व को बेटा हम लोग लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। परिभाषा है बेटा, प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है वही क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास यल मीटर लंबा कोई रॉड है या फिर कोई वायर है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो यल लंबाई पर क्यू आवेश है, आपको बताना है एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। बहुत ही आसानी से हम लोग बताएंगे बेटा, ऐसे लिख लेंगे, ध्यान देना। चूंकि एल लंबाई पर आवेश कितना है तो आप बताओगे क्यू। एल लंबाई पर आवेश कितना है, क्यू। ठीक है, हमको एकांक लंबाई पर आवेश चाहिए। तो हम सभी जानते हैं बेटा, एक से हम किसी चीज़ में गुणा करा सकते हैं। अगर एक से यल में गुणा कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको चाहिए क्या, एकांक लंबाई पर आवेश। तो एकांक लंबाई पर आवेश इतने को रोक लेंगे, यल गुणे में है उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप कह सकते हो इसलिए एकांक लंबाई पर आवेश क्यू बटे यल गुणे में था उधर गया, क्यू बटे यल। और एकांक लंबाई पर जितना आवेश है बेटा उसी को तो हम लोग बोलते हैं लैम्ब्डा, रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी यही क्या है आपका, यही आपका लैम्ब्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व के बराबर। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझने के लिए बना लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, परिभाषा के अनुसार जो रेखीय आवेश घनत्व है बेटा लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल होगा। आप कह सकते हो कि कुल आवेश को कुल लंबाई से हम भाग कर देंगे। भैया कुल आवेश को कुल लंबाई से भाग कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। बात समझ आई? और वही क्या हो जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्ब्डा के बराबर हो। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज, इसका मात्रक भी जरूरी है। तो आप सभी जानते हो लैम्ब्डा का जो मात्रक होगा क्यू बाई एल के मात्रक के बराबर होगा। क्यू का क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या हुआ तो आप बोलोगे कूलम, ठीक है। यल क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलम प्रति। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं बेटा, दूसरा आप हेडिंग बनाना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो वहाँ रेखीय आवेश घनत्व यानी रैखिक आवेश वितरण था। अब पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर, अगर पृष्ठ है तो क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, वही क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। तो आप परिभाषा यहाँ लिख सकते हो ठीक उसी प्रकार से कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको बेटा हम लोग
सिग्मा से लिखते हैं, स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा से लिखते हैं ये। ठीक है बेटा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। सपोज करिएगा बेटा आपके पास कोई सीट है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये कोई सीट हो गया ऐसा, ठीक है, और इस पर आप सपोज कर लीजिएगा बेटा कि प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से ऐसे वितरित है। आप माइनस भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम सपोज करेंगे कि इस पर जो आवेश की कुल मात्रा है बेटा वो प्लस क्यू आवेश। क्लियर है? हम ये भी सपोज करेंगे कि जो ये सीट है, प्लेट है, जिसको आप चादर बोलते हो, उसका जो कुल क्षेत्रफल है बेटा, कुल क्षेत्रफल वो ए है। बात समझ में आ रही है? अब आप सभी जानते हो कि चूंकि आपको साफ साफ दिख रहा है ए क्षेत्रफल पर आवेश, तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? हम सभी देख रहे हैं ए क्षेत्रफल पर प्लस क्यू आवेश है, क्यू आवेश हो गया। हमको एकांक क्षेत्रफल पर चाहिए, तो एक से तो गुणा हम लोग करा ही सकते हैं, और एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को रोकेंगे, एक गुणे में उधर भेज देंगे भाग में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यहाँ क्यू पहले से था बेटा, बटे ए गुणे में इधर आएगा भाग में, क्यू बटे ए, ये हो जाएगा। और आप कह सकते हो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी एक एक मीटर, जो एक एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा उस पर आवेश की मात्रा क्यू बटे ए होगा। बात समझ में आ रही है? तो परिभाषा के अकॉर्डिंग यही तो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसको आप सिग्मा बोलते हैं। तो समझने के लिए आप इसको ऐसे बना लेंगे बगल में, और यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमको प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा चाहिए, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व चाहिए, तो हम कुल आवेश को कुल क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठीय आवेश है ना, तो सिग्मा होगा किसके बराबर? तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा बेटा क्यू अपॉन ए, यानी कुल आवेश के मान को कुल क्षेत्रफल से भाग कर दिया जाएगा और हमको मिल जाएगा सिग्मा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया सिग्मा का मात्रक बताइए, बड़े आराम से हम लोग बताएंगे। क्यू क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, बटे ए का मात्रक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का जो मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। बीमा आपका काम है निकालना। चल, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आप जान गए रेखीय आवेश घनत्व, जब लंबाई पर आवेश वितरित होगा तो हम लोग बता देंगे प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, वही रेखीय आवेश घनत्व। जब क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होगा तो हम लोग बता देंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, वही हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप हेडिंग करेंगे चार्ज डेंसिटी। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा। अब आयतन घनत्व है तो आयतन पर आवेश वितरित होगा, आयतन में आवेश वितरित होगा, तो परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी बेटा? ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में क्या लिख देंगे? प्रति
एकांक प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व और इसको बेटा हम लोग रो से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? रो से। हाँ, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर कोई 3D बॉडी होगी, बात समझ में आ रही है? लीनियर वाले में याद रखना 1D बॉडी होगी। एक विमीय वस्तु होगा, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। तो कितनी लंबाई पर कितना आवेश है, बस यही हो जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व। ये निकाल लेंगे, उसको भाग कर देंगे, है ना, कुल आवेश को कुल लंबाई। दूसरा, अब ये 2D बॉडी है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगा। तो एक सतह मिलेगा आपको, क्षेत्रफल मिलेगा, क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होगा। तो हम बता देंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। अब यहाँ बेटा 3D बॉडी होगी, क्योंकि आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई ऐसा वस्तु है जैसे घन हो गया, वेलन हो गया, बात समझ में आ रही है? ठोस वेलन, चलो जैसे घन हो गया, या फिर गोला भी हो सकता है, ठोस गोला। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कोई आवेश वितरित, यहाँ पर देखना, ये आप सपोज करना कि आपके पास कोई एक बॉडी है, ओके। अब इस पर एक समान रूप से, इसके भीतर भी बाहर भी एक समान रूप से आवेश वितरित करना। इस तरीके से, बात समझ में आ रही है? ये अब हम सपोज कर लेंगे बेटा कि इसको जो आपने आवेश दिया है, यानी इसके पूरे आयतन में जो कुल आवेश वितरित है वो +Q आवेश वितरित है, ऐसा हम मान लेंगे। कुल मिला के Q आवेश दिया गया था जो इसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित है। अच्छा, इसका पूरा आयतन भी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका जो कुल आयतन है वो V है। कितना है बेटा? V। तो हम सभी देख पा रहे हैं कि भैया V आयतन में, चूंकि कितने आयतन में, तो V आयतन में आवेश, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, V आयतन में कितना आवेश है? Q आवेश है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हमको प्रति एकांक आयतन में चाहिए आवेश की मात्रा, तो हम एक से तो गुणा करा ही सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। और एकांक आयतन को रोकेंगे, V गुणे में उधर जाएगा भाग में। तो हम कह सकते हैं इसलिए एकांक आयतन में आवेश Q बटे B गुणे में इधर जाएगा भाग में, इतना आवेश होगा बेटा। और एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसी को तो हम लोग आयतन आवेश घनत्व रो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो। यही किसके बराबर बेटा? रो के बराबर, ये हो जाएगा, ओके। ये ऐसे आप लिख लीजिए समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रति एकांक आयतन में जब भी आपको आवेश की मात्रा चाहिए तो कुल आवेश की मात्रा को कुल आयतन से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो, अगर गणितीय रूप में लिखना चाहो तो रो इक्वल टू होगा क्या? कुल आवेश की मात्रा Q मान लिए, और कुल आयतन कितना है? V, तो भाग कर दिए, और यही आपका क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर इसका कोई आपसे मात्रक पूछता है तो आवेश का मात्रक कूलम बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये हो गया बेटा आपका। तो आप समझ गए आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना, और फिर रेखीय आवेश घनत्व।
ये तीनों चीज़ आप जान ली। अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। याद रखना बेटा, आपके सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग है। पहला, कोई आपको एक तार दिया जाएगा, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा, आपको एक सीट दिया जाएगा यानी प्लेट दिया जाएगा, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, उसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरा, आपको एक खोखला गोला दिया जाएगा, एक समान रूप से आवेशित होगा, उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर तीनों जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। यही 3 अनुप्रयोग आपके सिलेबस में है। तो याद रखिएगा बच्चों कि हम गॉस के नियम से करते क्या हैं, गॉस के नियम से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्लियर बात? चलो स्टार्ट करते हैं। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में 3 अनुप्रयोग है, अभी मैंने आपको बताया। उसमें से हम लोग पहला करने वाले हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मींस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक अनंत लंबाई का चालक तार होना चाहिए, जो मैं मान ले रहा हूं यहाँ पर ऐसे। आप सपोज कर लीजिएगा कि एक ये चालक तार है, और आप सभी जानते हो चालक तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ऐसे हमने मान लिया, ठीक है बेटा? ओके। अब इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, मान लेना प्लस आवेश वितरित। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही मानना है, माइनस भी आप मान सकते हो, बस कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा। ऐसे प्लस आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। बात समझ में आ रही है? आप ये भी सपोज कर लीजिएगा कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है बेटा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो इसमें है वो लेमडा है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व इसका क्या है, लेमडा है। यानी 1-1 मीटर पर कितना आवेश है, लेमडा के बराबर। बात समझ में आ रही है? कितना मान लिया है, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा बेटा, इस चालक तार, जो आपका चालक तार है, इससे r दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। सपोज करिएगा कि आपसे कह दिया गया कि इससे r दूरी पर ये ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु मान लिया आपने, और यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने पढ़ रखा है, गॉसियन पृष्ठ, उसकी विशेषता क्या होती है वो भी मैंने आपको बता रखा है। हालांकि गॉसियन पृष्ठ एक बंद काल्पनिक स्वैच्छ पृष्ठ होता है, यानी आपको बंद मानना है। दूसरी चीज काल्पनिक पृष्ठ होगा, तीसरा चीज स्वैच्छ होगा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कैसे भी आप मान सकते हो, छोटा बड़ा, बात समझ में आ रही है? बस बंद होना चाहिए, और किसी भी आकृति और आकार का मान सकते हैं। लेकिन आपके आसानी के लिए, आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो, उसके लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि सबसे पहली बात, जो आप गॉसियन सरफेस खींचोगे वो सोर्स के सममित होना चाहिए। जो स्रोत आवेश है बेटा उसके क्या हो, सिमेट्रिक हो, ताकि हमारा जो फ्लक्स ज्ञात करते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये क्या हो, ज्ञात करना आसान हो। अच्छा, कैसे? अगर सिमेट्रिक हम लोग ज्ञात करेंगे, सिमेट्रिक सरफेस लेंगे, तो आप ध्यान रखना कि उसके प्रत्येक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण होगा, या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री। कह सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पृष्ठ पर, या तो लंबवत होगी या तो समांतर होगी। अगर कोई पृष्ठ है बेटा ऐसे, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके समांतर है, तो आप सभी जानते हो कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये तो इन दोनों के बीच का कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। अगर कोई पृष्ठ है बेटा ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या होता है बेटा, लंबवत ही होता है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि इनको आगे पीछे बढ़ाते चले जाओगे, कहीं भी अभी काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोण नहीं बनेगा, यानी 0 डिग्री कोण होगा। और दोनों ही स्थितियों में इसको हल करना आसान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ये किसके बराबर होगा बेटा,
तो बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। ई क्या होगा? वेक्टर ई का परिमाण। डी ए क्या होगा? वेक्टर डी ए का परिमाण। और थीटा क्या होगा? वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण। तो अगर 0 डिग्री है कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आसानी से सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री है कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज बात समझ में आ रही। और दूसरी चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बेटा ई, इसका जो परिमाण होगा वेक्टर ई का जो परिमाण यानी ई, ये पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, यानी कह सकते हो नियत होगा, नहीं बदलेगा। इसलिए हम लोग सिमेट्रिक मानते हैं। बात समझ में आई? ओके। और एक मैंने चेतावनी और दी थी कि जब भी आप गॉसियन पृष्ठ खींचोगे तो खींचते समय याद रखना कि वो पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बात समझ में आ रही? तो अगर ये बिंदु आपका मान लीजिए P है, क्या है बेटा? बिंदु P है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉसियन सरफेस खींचना, लेकिन इस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम सारी चीजें देखें बेटा, तो यहाँ पर हमारे लिए आसान क्या होगा? एक बेलन खींचना। चलो मैं एक बेलन खींच दे रहा हूँ गॉसियन सरफेस के लिए। ये ध्यान ये रखना बेटा, जो बेलन है, बेलन का अक्ष तार पर ही होना चाहिए। इस चीज का आप ख्याल रखें। ओके। बेलन का अक्ष क्या होगा बेटा? तार पर ही होगा, यानी कह सकते हो समाक्ष होगा। जो तार का अक्ष है वही बेलन का अक्ष होगा। बात समझ में? इससे होगा क्या? यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। चलो कोई बात नहीं, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी। बात समझ में आ रही है? दूरी बराबर होने से होगा क्या? एक तो एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है। बात समझ में आ रही? अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग निकालोगे तो आवेश का तो कोई इशू होगा नहीं। और दूसरी चीज दूरी की बात रही, दो ही चीज पर निर्भर करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश और दूरी। आप लोग निकालते हो ना, E = क्या होता है? 1/4πε0Q/r²। तो जिस आवेश के कारण निकालते हो, हालांकि ये बिंदु आवेश है और यहाँ पर एक समान रूप से वितरित है, दोनों चीज बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखना, जिस आवेश के कारण ज्ञात करते हो वो आवेश, और जिस बिंदु पर ज्ञात करते हो उस बिंदु की उस आवेश तक की दूरी, इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर करता है। तो आवेश का तो कोई इशू होगा नहीं। दूसरी चीज दूरी, अगर दूरी बराबर है, यहाँ पर r दूरी है, तो चाहे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, चाहे यहाँ निकालना, चाहे यहाँ निकालना, चाहे यहाँ निकालना, चाहे यहाँ निकालना, बेलन है ना। अब बेलन का जो अक्ष है तार के अक्ष पर है, तो तार से बेलन तक के पृष्ठ तक की जो दूरी होगी बेटा, वो प्रत्येक जगह पर बराबर होगी। अगर इसको आप r मानते हो तो r के ही बराबर होगी। ये हम मान रहे हैं कि r के बराबर है, तो r दूरी बराबर होगी प्रत्येक जगह पर। तो दूरी बराबर हो गया, तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बेटा? नियत होगा, वो नहीं बदलेगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। और दूसरी चीज आप देख पाओगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर या तो लंबवत है और या तो समांतर है। बात समझ में आ रही है? अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया? गॉसियन बेलन ऐसे सपोज कर लिया। एक सेकेंड, ये ठीक है, ये वाली लाइन जो होगी वो तार के उस पार। ओके, इस तरीके से तार को बेलन क्या कर रहा होगा? चारों ओर से घेर रहा होगा। हाँ, एक चीज आप मान लेना बेटा कि जो बेलन की लंबाई है, हम सपोज कर लेंगे बेलन की लंबाई, अभी आगे काम रहेगा, मान लेंगे कि L है। कितना है? बता देंगे कि L है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम मान लिए हैं L। ये चीज है। अब गॉस के अनुप्रयोग से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। ये ज्ञात करते हैं
अब की पॉइंट आप समझिएगा डेरिवेशन करने का, चाहे पहला अनुप्रयोग करिएगा, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, सेम स्टेप फॉलो होगा। करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो हम अपना वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला इस फार्मूले से, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी गॉसियन पृष्ठ आप मानोगे, यहाँ आप बेलन माने हो तो इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहली चीज हो गया, इसको फर्स्ट बना लेंगे। और दूसरी चीज, फिर हम लोग फ्लक्स ज्ञात करेंगे गॉस के नियम से। उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, अगर वो पृष्ठ निर्वात में स्थित है तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। मान लेना क्यू आवेश घेर रखा है तो Q/ε0, ये सेकेंड है। स्टेप समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गॉसियन सरफेस माने हो उससे गुजरने वाला फ्लक्स इस फार्मूले से ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन वाले। दूसरा, गॉस का नियम लगा देंगे, इससे ज्ञात करना है। और आप देख पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड को कि LHS दोनों का बराबर है, तो जाहिर सी बात है RHS बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर किससे होगा, Q/ε0। बस डेरिवेशन कंप्लीट। यहाँ से हमको क्या करना होगा, केवल E की वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही। इन सबको क्या करेंगे, इधर उधर ट्रांसफर करके E की वैल्यू निकाल। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले करना क्या है, इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है इस नियम से। दूसरा, गॉस का प्रमेय लगाएंगे, फिर दोनों की तुलना कराएंगे तो RHS क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे, बस डेरिवेशन खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम सभी जानते हैं यहाँ बेलन में तो 3 पृष्ठ है, एक ऊपर समतल पृष्ठ होगा, नीचे समतल पृष्ठ होगा, और ये जो है ये मुड़ा हुआ पृष्ठ है, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं बेलन का। तो कुल मिला के बेलन में 3 पृष्ठ हो गए बेटा, बात समझ आ रही। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स आपको अलग अलग ज्ञात करना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा, हम मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे कि ये वाला जो सरफेस है, 1 सेकेंड, ये जो वक्र पृष्ठ है इसको मान लेंगे सरफेस 1, सरफेस फर्स्ट हो गया, पहला पृष्ठ। और ये जो ऊपर वाला समतल पृष्ठ है बेटा, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे सरफेस S2। S2 का मतलब सरफेस 2, बात समझ में आ रही है। और जो नीचे समतल पृष्ठ होगा बेटा, उसको हम लोग सपोज कर लेंगे S3। तो आप समझ पा रहे हो बेलन में कुल मिला के 3 पृष्ठ हैं, और इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हमको चाहिए होगा। और जब तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, φ1, φ2 और φ3, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो पूरे बंद पृष्ठ यानी कि पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, उसको हम φe मानेंगे। और पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस ने हमको बता दिया है Q/ε0 होगा। फिर तुलना कर लेंगे, तो डेरिवेशन ऐसे करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले सरफेस फर्स्ट से, यानी ये जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, उससे ज्ञात कर लेते हैं कितना फ्लक्स गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, वन मिनट। चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हाँ, सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर सरफेस फर्स्ट, हम S1 पृष्ठ के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं बेटा। कौन से पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए। ध्यान देना, S1 पृष्ठ मुड़ा हुआ है, ठीक है। हम इससे गुजरने वाला फ्लक्स नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हम लोग समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है बेटा, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स। बात समझ में आ रही है। तो जब ये समतल नहीं है, मुड़ा हुआ पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए कोई बॉटल है, बेलन है, मुड़ा हुआ पृष्ठ होगा, तो उससे गुजरने वाला जब फ्लक्स ज्ञात करना होगा हमको, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करेंगे। जब
बेलन के बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे, बेलन के सरफेस का बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो समतल हो जाएगा। जैसे पृथ्वी क्या है, एक गोला है, और गोले के उस पृथ्वी के जिस हिस्से पर आप रह रहे हो वो आपको समतल नजर आता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है और उसके बहुत छोटे से हिस्से पर आप रह रहे हो, तो समतल की तरह आपको दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बेलनाकार पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, उसको छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांटेंगे। तो जब बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांटेंगे तो वो समतल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर वो समतल है तो समतल पृष्ठ के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, ऐसे निकालें। दूसरी चीज, जब वो बहुत छोटा क्षेत्रफल होगा तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आप क्या कर सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नियत माना जा सकता है, हालांकि यहाँ पर नियत है किसी भी बिंदु पर। बात समझ में आ रही है? चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि क्या करना होगा आपको, इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव सपोज करना होगा। मैं मान ले रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर इस बिंदु पर ज्ञात करने हैं। चलो 1 सेकेंड बेटा। मान लेना कि आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो यहाँ तक की अगर दूरी आर है तो यहाँ तक की भी दूरी आर होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आपका क्या है बेटा, क्षेत्रफल अवयव हो गया, ये बहुत छोटा सा क्षेत्रफल आप मान लिया। क्लियर? अब ये समतल की तरह बिहेव करेगा, ओके। और अगर समतल की तरह बिहेव करेगा तो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। हाँ, आप मान लीजिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल का मान है, इस छोटे से पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो मान है वो डी है। यहाँ पर ऐसे हम लोग सपोज करें अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल है डी। क्लियर? तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल कितना हुआ, डी है। अब फार्मूला आप जानते हो बेटा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल चाहिए, तब आप ज्ञात कर पाओगे उस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल सदिश और अदिश गुणनफल का मतलब जो सदिशों का गुणा होता है, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो, उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, दिशा, वो भी आपको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम मान लेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी है तो पता ही है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, उसको आप पहले बना दो, बोल देंगे ये होगा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्या हो गया, तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। कितना होगा, तो इसका परिमाण डी ए था, तो ये वेक्टर डी ए के बराबर होगा। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। बात समझ में आ रही है? ओके। अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि इस जो तार है ये एक समान रूप से जो प्लस आवेश वितरित है एक समान रूप से, उसके कारण बिंदु P पर, इस बिंदु को हम लोग क्या माने थे बेटा, बिंदु P माने थे। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हम लोग मान लेंगे E है। कितना है, E है। उनको पता नहीं है बेटा, पता होता तो हम लोग ज्ञात क्यों करते। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। किसके कारण, इस तार के कारण। क्लियर? तो E तो पता चल गया, उसकी दिशा किधर की ओर होगी। तो आप सभी जानते हो बेटा, जिस भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो अगर इस बिंदु पर आप +1 कूलाम रखोगे, कहां पर बेटा, इस बिंदु पर, बात समझ में आ रही है, तो आप देखोगे कि तार क्या करेगा, +1 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, तो प्लस वाला प्लस वाले को दूर भगाएगा, यानी दूर की ओर होगा। तो ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन आपको मिल गई, और वो क्या होगी, तो ये होगी।
ये बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक। हाँ, कितना मान लिए थे? तो हम लोग मान लिए थे ये ई के बराबर होगा और यही हमको ज्ञात भी करना है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो ई मान लियो तो ई की वैल्यू बताना है। अब आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। सबसे पहली चीज़ वो पृष्ठ समतल हो गया। दूसरी चीज़ क्षेत्रफल सदिश आपको पता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, उसका परिमाण डी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको पता है कि उसका परिमाण ई है और दिशा क्या है, पृष्ठ से दूर की ओर है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़। और उनके बीच का कोण आपको दिख रहा है 0 होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। क्लियर? तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए करोगे तो ई ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा आएगा। थीटा है आपके पास, ई है, डी ए है, सब कुछ है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। लिखेंगे क्या? लैंग्वेज में लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स। तो डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स। हाँ बेटा, अब क्षेत्रफल अवयव बहुत छोटा सा है तो उससे बहुत कम फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डी फाई। और डी फाई ई ना मान करके इसको आप फाई 1 मान लीजिए बेटा, क्योंकि ये पहला पृष्ठ है, अभी दूसरा पृष्ठ होगा, तीसरा पृष्ठ होगा, तो ऐसे सिंबल बना लेंगे। डी फाई 1 किसके बराबर होगा? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई डॉट क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी। हाँ, तो इन दोनों के अतिश गुणनफल के बराबर हो गया। यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई। अब हम सभी जानते हैं बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या? चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम सभी जानते हैं बेटा वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? बराबर वेक्टर ई का परिमाण ई, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए और कॉस वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण 0 डिग्री। यहाँ पर लिख दिए ऐसे 0। हाँ, हम सभी जानते हैं बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा क्या, ई इंटू डी। ये हो जाएगा किसके बराबर? डी फाई 1 इसके बराबर। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमको ये नहीं चाहिए कि वो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर ले, हमको तो पूरे S1 से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम सभी जानते हैं बेटा पूरे पृष्ठ को हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांट दिया। अब एक एक क्षेत्रफल अवयव से इतना फ्लक्स गुजर रहा है तो सारे फ्लक्सों को जोड़ेंगे, यानी क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स ई डी ए ई डी ए ई डी ए, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। और जब जोड़ते चले जाएंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा कि पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए समाकलन का मतलब ये होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, अब S1 से गुजरने वाला फ्लक्स ठीक है। S1 क्या है, पूरा वक्र पृष्ठ हो गया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स के लिए क्या करना है, इसका समाकलन कर देंगे। कर दीजिए बेटा। तो हम लोग लिखेंगे, अब इसको हम लोग मान लेंगे फाई 1। हाँ, समाकलन करना, तो डी फाई 1 का कितना हो जाएगा, फाई 1। अरे, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी। बात समझ में आ रही है? ओके। अब हम सभी जानते हैं बेटा ई क्या है, जो S1 पृष्ठ है यानी मुड़ा हुआ जो पृष्ठ था उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वो समान है, यानी कि नियत है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे समाकलन के। आप कर लीजिए, ई बाहर कर लिए, अंदर क्या बचेगा, डी। आप सब जानते हो बेटा जो ये छोटा सा क्षेत्रफल डी है इसी को हमको जोड़ना है, ऐसे ऐसे जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, पूरा जो S1 पृष्ठ है यानी कि वक्र पृष्ठ है बेलन का, उसके जितने भी क्षेत्रफल अवयव में आपने बांट रखा था उसको जोड़िए। जब उसी के क्षेत्रफल को बांट रखे थे उसी को जोड़ोगे तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्षेत्रफल है बेटा, किसके, ए क्षेत्रफल है,
अच्छा, इसको 4 भागों में बांट दिए, कितना, A1, A2, A3, A4। अब आप जानते हो A की वैल्यू कितना होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इन चारों अवयवों को जोड़ लेंगे उसके पूरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का मतलब बेटा योग, जोड़ा गया है किसको, जो क्षेत्रफल अवयव थे, है ना, और किसको आपने बांट रखा था, S1 को बांट रखे थे, जो मुड़ा हुआ पृष्ठ था, उसके क्षेत्रफल अवयवों को जोड़ोगे तो S1 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आप सभी जानते हो S1 पृष्ठ क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं। तो लिख देंगे हियर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ DA बराबर होगा किसके, 2 पाई आर एल। आर बेलन की त्रिज्या होगी, यल बेलन की लंबाई होगी। तो आर देखो बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि बेलन का अक्ष तार के अक्ष पर है और जो पृष्ठ है वो उस बिंदु से होकर गुजर रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो दूरी आर त्रिज्या हो गई, यल हमने मान लिया था बेलन की लंबाई। अच्छा, ये है क्या, तो S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ऐसे लिख लेंगे, S1 का क्षेत्रफल है, S1 मतलब वक्र पृष्ठ, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लिखेंगे E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA की वैल्यू 2 पाई आर एल, और किसके बराबर है, फाई 1। तो अभी बेटा आपने केवल बेलन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात किया, और वो कौन सा, जो मुड़ा हुआ पृष्ठ था, यानी कि वक्र पृष्ठ। बात समझ आ गई। अभी 2 समतल पृष्ठ बचे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। अब आसान है, क्योंकि उनसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होने वाला, 0, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, पृष्ठ के लंबवत थी, तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत था, 0 कोण हो गया। यहाँ पृष्ठ के अभी समांतर होगा, देखना कैसे, ध्यान देंगे। चलो हेडिंग बनाएंगे, क्या, कैलकुलेशन फॉर S2 लिख दे रहे हैं। अब सरफेस सेकंड के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेटा कि उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो सतह है 2, क्या है, ऊपर वाला जो समतल पृष्ठ था, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये क्या होगा, आप सब जानते हो, लंबवत पृष्ठ के बाहर, ये ऊपर क्या है, समतल पृष्ठ होगा, तो आप सभी जानते हो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये पृष्ठ के लंबवत हो गया ऊपर की ओर, तो यहाँ पर बना सकते हो। उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लो, आसानी होगी समझने के लिए। ये मान लिए ऐसे, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है बेटा, हम सपोज कर लेंगे DA, और वो किधर की ओर होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये आप पहले से जानते हो, तो ये हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत बाहर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर DA, इसका परिमाण DA होगा, बात बता। अच्छा, अब ध्यान देना, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कितनी होगी। तो आप सब जानते हो बेटा, यहाँ पर ऐसे एक चालक तार होगा जिस पर प्लस आवेश वितरित है, और उसके ठीक समीप में एक बिंदु है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। हम सभी जानते हैं वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम रख देंगे इस बिंदु पर। तो प्लस वाले को क्या करेगा, दूर भगाएगा, रिपल करेगा इधर की ओर। बात समझ आ रही है। तो जो क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर की ओर हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी बेटा। बात समझ में आ रही है, ये इधर की ओर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। अब कितना भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी देखना फ्लक्स जीरो हो जाएगा। हम मान लिए थोड़ी देर के लिए वेक्टर ई, कितना है वेक्टर ई, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो आप सभी को दिख रहा है कि 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर H2, डायरेक्ट लिख देंगे बेटा। क्या? H2 से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, और H2 से गुजरने वाले फ्लक्स को हम लोग मान लेंगे φ2। क्या मान लेंगे बेटा? φ2, और लिख देंगे बराबर जीरो। क्या लिख देंगे? जीरो। इसका लॉजिक समझाता हूँ क्यों। हम बताएंगे, चूंकि ऐसे लिख देना हियर, यहाँ पर थीटा कितना था बेटा? 90 डिग्री, और हम सभी जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। जैसे ही हम ओपन करते बेटा फार्मूला पे ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 लिखते, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो से गुणा कराते पूरा जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जीरो लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझना कि जो H2 है, बेलन का ऊपरी ऊपरी सतह है, जो समतल सतह है, वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए शून्य लिखते हैं। ओके, अब देखना बेटा, बेलन में एक तीसरा सरफेस भी बचा हुआ है, नीचे समतल, तो वहाँ भी वही कंडीशन होने वाली है। पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की वो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो ऐसे पृष्ठ रहेगा, समतल पृष्ठ दिशा नीचे, इसके लंबवत बाहर की ओर, नीचे की ओर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर डी। बात समझ में आ रही? और किसी भी बिंदु पर ई देखोगे तो इधर की ओर होगा, इधर देखोगे तो इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के सतह के समांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक इसी तरीके से होगी, और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होगा, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ मैं आपको समझा ही दूँ। जैसे यहाँ पर कोई आप एक सरफेस यहाँ पर ऐसे मान लिए, ये ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो नीचे की ओर होगा। ये हाँ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि नीचे की ओर चलेगा। बात समझ में आ रही? अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो प्लस वाले को दूर भगाएगा। अगर हम यहाँ प्लस एक गुणा रखें तो जिधर की ओर जाएगा उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कह सकते हो इधर की ओर होगी। ये किसकी वैल्यू होगी? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी इधर की ओर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, यानी इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री। तो सेम कैलकुलेशन करोगे, उस समतल पृष्ठ से भी गुजरने वाला फ्लक्स कितना आने वाला है? जीरो। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन फॉर S3। किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? S3 के लिए। हाँ, ध्यान। S3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो S3 से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा φ3 वो भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री कोण होगा और cos 90 की वैल्यू जीरो होगी। तो कुल मिला के आप बेलन के तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लिए। S1 से गुजरने वाला फ्लक्स इतना E × 2πrl, और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो। तो अगर हम आपसे कहें कि पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, तो तीनों को आप जोड़ लेंगे और आराम से बता देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बताते हैं। हाँ, ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज में, अतः संपूर्ण गॉसियन
बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स मान लेना बेटा फाई, कितना मान लेंगे, फाई के बराबर है। हम सपोज कर लेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से फाई फ्लक्स गुजर रहा है, तो बराबर किसके होगा, तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ लीजिए। तो पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 1, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 2, तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 3, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये फाई 1 की वैल्यू ई इंटू 2 पाई आर एल, अच्छा प्लस फाई 2 की वैल्यू 0 प्लस फाई 3 की वैल्यू 0, जोड़ दिए। कुल मिला के जो आपको फाई ई की वैल्यू मिली बेटा वो कितना मिला, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये सब तो 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर मिल गया आपको ये। इसको आप बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहा था सबसे पहले आपको इस फार्मूले से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के फार्मूले से क्या करना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लेना, उसके बाद गॉस का नियम लगा के ज्ञात कर लेना, फिर दोनों को बराबर कर लेना। तो इस वाले से तो ज्ञात हो गया कि इस संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा, ये बात पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लगा कर ज्ञात करेंगे कि इस बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। हाँ लिखेंगे बाई गॉस ला, गॉस के नियम से, लैंग्वेज वही क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, लैंग्वेज वही लिख देंगे क्या, गॉस के नियम से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलो ओके बेटा, तो गॉस का नियम लगाएंगे और बताएंगे संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को एक बार फाई माने हो तो वही मानना होगा क्योंकि उतना ही फ्लक्स गुजरेगा। तो लिख देंगे फाई के बराबर, किसके बराबर गुजरेगा, फाई के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश। तो यल लंबाई का बेलन है, बात समझ में आ रही है। तो यल लंबाई यानी इतने लंबाई के तार में जितना आवेश होगा उतने को इसने घेर रखा है। तो हमको अभी पता तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि क्यों आवेश घेर के रखा है। कितना आवेश घेर के रखा है, क्यों आवेश घेर के रखा है। तो क्यों लिख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये। लेकिन क्योंकि आपको वैल्यू बतानी होगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देंगे क्या, मान लीजिए माना बेलन द्वारा घेरा गया आवेश क्यू है। कितना है बेटा, क्यू है। तो अगर बेलन द्वारा क्यू आवेश घेरा गया है तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक बात है, लेकिन क्यू को आपने माना है, आपको पता कहाँ है, आपको तो रेखीय आवेश घनत्व तो पता है कि उसका लैम्डा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया भैया, एल लंबाई का ही तो बेलन है, तो यल लंबाई के तार पर जितना आवेश होगा उसी को तो घेर रहा है। तो अगर बेलन द्वारा घेरा गया आवेश क्यू है, इसका ठीक मतलब यही हुआ कि यल लंबाई पर, कितने लंबाई के तार पर बेटा, यल लंबाई के तार पर क्यू आवेश है। तो मैंने आपको सिखाया है अभी रेखीय आवेश घनत्व कि आप क्या करिए, कुल आवेश को कुल लंबाई से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता देंगे इसको क्या, अगले स्टेप में फाई ई बराबर, हाँ यहाँ ध्यान से देखना, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान देना,
हाँ, यल लंबाई पर क्यू आवेश है, तो क्यू बटे यल के बराबर होगा लैम्डा। हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू को रोकेंगे, यल भाग में इधर जाएगा गुणे में, इसलिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्यू के लिए, ध्यान देना बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू यल के बराबर। ये आपको मिल गया क्यू की वैल्यू। चलो, अगर आपको क्यू की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट था, क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, लैम्डा यल, लैम्डा इंटू यल और बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय से आप याद किए, इतना फ्लक्स गुजरेगा, इसको सेकंड बना लो। अब इसी बैलेंस से गुजरने वाला फ्लक्स फर्स्ट से, और उसी बैलेंस से गुजरने वाला सेकंड से, आप देखो उसी बैलेंस से गुजरने वाला फ्लक्स आप यहाँ से देखना, तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर ई इंटू 2 पाई आर एल है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो जाहिर सी बात है RHS बराबर होगा। और हमको चाहिए क्या, ई चाहिए, तो ई वाले व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, LHS में लिखेंगे, ताकि आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो लिख देंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रथम व द्वितीय समीकरण से आप देखना बेटा, ई इंटू 2 पाई आर एल, क्या ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर किसके है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम सभी जानते हैं बेटा, यल से यल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आपको कहा गया था स्वैच्छ, आप कितना भी लंबा चौड़ा बेलन मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है, उसके आकार पर निर्भर ही नहीं करता। अब देखो 2 पाई आर यहाँ गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो आप बता सकते हो कि ई की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, ई को हमको रोकना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमको चाहिए थी, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁹ होती है। अगर मात्रक की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना आपको पता है, तो उस फॉर्म में इसको लिखिए, कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो सबसे पहली बात तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाता है। बात समझ में आ रही है, ओके। और इसको इस तरीके से अरेंज करना बेटा, लिखना इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले ले लो कांस्टेंट, अंश में क्या बचेगा 2 और लैम्डा, ठीक है, अपान हर में क्या बचेगा 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, केवल आर, ये इतना बेटा। देखना अंश में 2 लैम्डा था, तो 2 लैम्डा का एक में गुणा करोगे 2 लैम्डा, उतना ही लिखा है। हर में 2 2 जा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वही चीज लिखा है, बस केवल इधर कर लिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। बात समझ में आई? अच्छा, तो यही तो था आपका, इस तार के कारण इससे आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर के बराबर होगी। यानी केवल 2 चीजों पर निर्भर करती है, किस पर बेटा, लेम्डा और आर। तो लेम्डा और आर तो पता ही है आपको, लेम्डा क्या है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व, हमको ये बता दो, और दूसरी चीज आर क्या है, उस तार से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये बता दो, हम बता देंगे कि इतना होता है। बात समझ में आई? अब लेम्डा है क्या, तार का रेखीय आवेश घनत्व, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच क्या रहा है, आर। अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जा रहा है तो आर, तो आप कह सकते हो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, वो दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है, इस प्रकार से निर्भर करती है। यानी कि तार से आप जितना ही दूर जाओगे, तार से आप जितना ही दूर जाओगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ही तार के आप समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे उतना ही ज़्यादा होगी। आई होप आपको गॉस के पहला अनुप्रयोग समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है बेटा। इसी तरीके से सारे अनुप्रयोग इसके हैं। एक के चीज़ केवल याद रखना है, जो भी गॉसियन पृष्ठ लेते हो उससे गुजरने वाला फ्लक्स एक बार इस वाले फार्मूले से ज्ञात कर लेना कुल मिला के, और दूसरी बार गॉस का प्रमेय लगा देना, और फिर दोनों को आप क्या करना, बराबर कर देना, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगे। उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो बराबर ही होगा ना, चाहे गॉस के प्रमेय से निकालो चाहे इससे निकालो,
बराबर करने के बाद में हमारा उद्देश्य क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसको रोकेंगे, बाकी इधर उधर भेज के ज्ञात करना। तो ये था आपका डेरिवेशन।